हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको लेके चलती हूँ पार्ट 3 पे, जहाँ पे हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ रखा था। माइटोसिस क्या होता है, अभी हमने माइटोसिस का इंट्रोडक्शन लिया। आज हम इंट्रोडक्शन लिया था और मैंने जाना था कि कितने टाइप्स का माइटोसिस होता है। यानी कि हम 2 टाइप्स के माइटोसिस की बात किए थे। पहला जो हमारा माइटोसिस था वो था कैरियोकाइनोसिस, ठीक है, कैरियोकाइनोसिस काइनेसिस। और दूसरा हमारा जो था वो था साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ओके, मैंने जैसा कि बताया था कि कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का। यानी जब न्यूक्लियस विभाजित हो रहा होता है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और जब साइटोप्लाज्म विभाजित हो रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ओके, अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको न्यूक्लियस का फिगर भी दिखा रखा था कि न्यूक्लियस होता क्या है और न्यूक्लियस का डिवीजन होना क्यों जरूरी है, तो आज हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं कि ये कैरियोकाइनेसिस होता क्या है। अब हम ये देखेंगे। देखिए, कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे तो कैरियोकाइनेसिस आपको पता होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप माइटोसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे। तो देखो बेटा, कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है इसको कई फेजेस में बांटा गया है। ये कई फेज से होकर गुजरता है। सबसे पहले जो फेज आता है ये 4 फेज से होकर गुजरता है। सबसे पहला यानी कि देखो, इसके बेसिकली 4 फेज होते हैं। पहला फेज जो है वो है प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ओके, एनाफेज और टीलोफेज। नाम सुनिएगा आराम से सबका, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। अब हम देखेंगे, और ये चारों फेज क्या है, डिवीजन ऑफ स्टेट ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन। यानी न्यूक्लियस स्टेटस, जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है तो इन्हीं 4 चरणों से होके गुजरता है। इन्हीं 4 फेजेस से होके वो क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। बात समझ में आ रही है। अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि देखो, क्या डायरेक्ट किसी भी सेल में डायरेक्ट प्रोफेज स्टेज आ जाता है, किसी भी कोशिका में डायरेक्ट प्रोफेज स्टेज आ जाता है? तो नो, तुरंत प्रोफेज स्टेज नहीं आता। कोई भैया, आप कोई भी काम करने जाने से पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम कोई भी इवन कोई भी काम करने जा रहे हैं, कुछ भी व्हाटएवर, तो पहले हम देखते हैं कि हम इस काम के लिए तैयार हैं कि नहीं। हम जो काम करने जा रहे हैं क्या उस काम के लिए हम तैयार हैं कि नहीं। तो ठीक उसी तरह जब सेल का डिवीज़न होता है तो सेल को तैयार होना चाहिए ना। पहले सेल डिवीज़न के लिए तैयार है या नहीं, इस चीज़ को देखा जाता है। तो वही बात मैं बताने वाली हूँ। यानी कि जब इस चारों स्टेज से पहले एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं इंटरफेज। कौन सा फेज बोलते हैं, इंटरफेज। इंटरफेज क्या है, ये विभाजन के ठीक पहले का जो स्टेट है। यानी न्यूक्लियस डिवीजन जब होने वाला होता है तो उसके ठीक पहले का जो स्टेज होता है उसी को हम इंटरफेज स्टेज बोलते हैं, मतलब इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज में क्या होता है, जैसे एक कंप्लीटली अभी हम तैयार है डिवाइडर, अभी हम तैयार हैं आपको पढ़ाने, भाई हम आपको पढ़ाने आ रहे हैं तो एक बार देख के आ रहे होते हैं। एक बार मुझे देखना है कि हमें जो पढ़ाना है क्या हमारा वो प्रॉपर वे में तैयार है, सारी चीज़ें सही से हैं। अब एक बार बोर्ड पे खड़ा होंगे तो आपको बता पाएंगे कि नहीं हमारा टॉपिक तैयार। कोई भी एक बार हम आप कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाने जाते हैं तो आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले एक नज़र अगर उस टॉपिक पर डाल दिया जाता है तो क्या है, हमारा लगता है कि हम अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे, चीज़ें आपको अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक वैसे ही आपका होता है इंटरफेस, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस का जब डिवीजन होने से पहले का जो स्टेज होता है इसको इंटरफेस कहते हैं। हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं विभाजन अंतराल अवस्था, विभाजन अंतराल अवस्था, यानी कि इंटरफेस, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। इंटरफेज, मेरे पॉइंट को लिखते चलिएगा, ठीक है। पहला फेज, ये चारों फेज लिखिएगा। कैरियोकाइनेसिस क्या है, ये विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, विभिन्न फेजेस से होकर गुजरता है। पहला जैसे 4 फेज है, कौन कौन से है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अंत्यावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अन्यावस्था, और क्या है ये आपका एकदम ये पश्चावस्था, अंत्यावस्था। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, और आपका ये क्या है पश्चावस्था, ये आपका क्या है अन्यावस्था। यानी कि सबसे पहले, फिर बीच का, फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा स्टेज। पहले इन चारों को देखने से ये देखते हैं। इतना लिख लिया, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब हम चलेंगे एक एक का फिगर बना के एक एक चीज डिस्कस करेंगे।
चारों स्टेज का फिगर बनाएंगे और चारों स्टेज को हम समझेंगे। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम इंटरफेस की बात करेंगे। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो इंटरफेस की बात करते हैं। देखो, इंटरफेस जो स्टेज होता है, इस स्टेज में क्या होता है? क्रोमैटिन थ्रेड होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, पूरे न्यूक्लियस में क्या है? जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं, ओके। इस स्टेज में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस जो है डिवीजन के लिए तैयार हो रहा होता है, यानी कि तैयार है। ये सारे, ये आपका क्या है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म। एक बार लिख लीजिए फिगर 1 बाय 1। इंटरफेस लिखिए, इसके बाद ये फिगर बनाइए, फिर हम जो बोलेंगे उसको लिखिएगा, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या है आपका? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये क्या है आपका? क्रोमैटिन थ्रेड। ये आपका क्या है? न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड। और देखो, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, हालांकि अगर हम पूरा बनाएंगे तो ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। मैंने इसके पिछला वीडियो में न्यूक्लियस का फिगर बहुत अच्छे से बता रखा है, सारे उसका नेम भी बता रखा है मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर दोनों मेम्ब्रेन की वजह से क्या जनरेट होता है? पोर। और इसी पोर की वजह से क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो स्टेज है ये आपका क्या है? विभाजना अंतराल अवस्था, यानी कि इंटरफेस। इस स्टेज में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, यानी केंद्रक जो है विभाजन के लिए तैयार होता है। इसमें सभी चीजें, यानी चाहे न्यूक्लियोप्लाज्म हो, चाहे न्यूक्लियोलस हो, या फिर क्रोमैटिन थ्रेड हो, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, सारी चीजें क्या है? स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि इन विच स्टेज, इन दिस स्टेज all organs like nucleoplasm, nucleolus, chromatin thread and nuclear membrane are visible, ठीक है, दिखाई देते हैं, जिन्हें हम विजुअलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, इसके जस्ट बाद जो स्टेज आता है वो होता है, ये आपका इंटरफेस हो गया, ये आपका जो हो गया ये इंटरफेस हो गया। इसके जस्ट बाद जो स्टेज आता है वो कौन सा होगा बेटा? ये पहला। उसके बाद जो स्टेज आता है उसको हम कौन सा बोलेंगे? प्रोफेज। प्रोफेज, ये है आपका असली कैरियोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। इस स्टेज में जो होता है कि इस स्टेज में क्या होता है? आपका सबसे पहला जो होता है ये विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है, यानी ये कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन है? तो आपका वो है प्रोफेज, आपका क्या है? पूर्वावस्था, ठीक है। विभाजन की सबसे लंबी अवस्था को हम पूर्वावस्था कहते हैं। इस स्टेज में जो है ये क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं, छोटे छोटे कुंडलित नुमा स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं, यानी कि एक क्रोमैटिन थ्रेड दूसरे क्रोमैटिन थ्रेड के ऊपर क्या है? बिखर जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कर एक दूसरे के ऊपर क्या है? ऐसे बिखर जाते, एक दूसरे के ऊपर क्या है? आ जाते हैं, यानी कि क्रोमैटिन जो थ्रेड है, क्रोमैटिन धागे, वो छोटे छोटे कुंडलित नुमा स्ट्रक्चर में दिखाई, संरचना में दिखाई देने लगते हैं, जिनको हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। जिनको पूर्वावस्था की बात कर रहे हैं, आप समझ में आ रहा है ना? इस स्टेज में जो आपका क्रोमैटिन थ्रेड, ये सबसे लंबी अवस्था होती है विभाजन की। इस स्टेज में क्रोमैटिन थ्रेड क्या है? छोटे छोटे कुंडलित नुमा संरचना में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब इसी छोटे कुंडलित नुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो जो क्रोमोसोम होता है सभी जीवों में, इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों में क्या होती है? इसकी संख्या निश्चित होती है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? डिसाइड, फिक्स्ड होता है। यानी कि अगर कितना पेयर्स, जैसे आप ह्यूमन बॉडी के लिए जाए तो अब एक ह्यूमन बॉडी, एक पूरी एक एनिमल ह्यूमन प्रजाति के लिए है तो उसमें 23 पेयर्स होता है, ठीक है। जिसमें से 22 पेयर्स होता है ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है, 1 पेयर्स क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम एलोसोम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ऑटोसोम क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम क्रोमोसोम, ठीक है। ऑटोसोम क्रोमोसोम जो होता है बेटा वो क्या करता है? आपका सेक्सुअल कैरेक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी शरीर के जितने भी अंग बन रहे हैं, हाथ पैर नाक मुंह दांत, जितने भी अंग बन रहे हैं, ये किडनी फेफड़ा लीवर, जो भी अंग, ठीक है, लीवर स्टमक हार्ट लंग्स,
जो भी वॉट एवर जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर को छोड़ के जितने भी ऑर्गन बनते हैं उस सबको बनाने के लिए कौन डिसाइड करता है? आपका क्रोमोजोम। कौन सा क्रोमोजोम? ऑटोजोम क्रोमोजोम। क्लियर है ना? अभी हम थोड़ा सा क्रोमोजोम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए क्रोमोजोम प्रोफेज में क्या होता है, फिगर बना के दिखाएंगे तो अच्छे समझ आएगा। देखिए पहले मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? इसका देखिए क्या होता है, जैसे ही आपका पूर्वावस्था की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात करेंगे? प्रोफेज की। प्रोफेज स्टेट में जो ये क्रोमैटिन थ्रेड है वो छोटे छोटे कुंडलित नुमा स्ट्रक्चर में दिखाई देने लगता है। ठीक है, छोटे छोटे कुंडलित नुमा स्ट्रक्चर में दिखाई देने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। ओके, ठीक है, यही फिगर क्रोमोजोम बोलते हैं। अब क्रोमोजोम क्या, थोड़ा सा क्रोमोजोम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, यानी कि हम अपना थोड़ा सा टॉपिक क्रोमोजोम लेके आते हैं। क्रोमोजोम क्लियर रहेगा तभी आप आगे पढ़ पाएंगे, क्योंकि बात जो है हमेशा क्रोमोजोम की ही आने वाली है। क्रोमोजोम क्या है? ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि गुणसूत्र बन कैसे रहा है। क्रोमैटिन थ्रेड ही कोशिका विभाजन के दौरान छोटे छोटे कुंडलित नुमा स्ट्रक्चर में आ जाती है, कुंडलित नुमा संरचना को फॉर्म करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं या क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, क्रोमोजोम क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसके ऊपर जितने भी आनुवांशिक जैसे डीएनए, आरएनए, जीन इसी के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? आनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो क्रोमोजोम दो तरीके का होता है। पहला जो होता है ऑटोजोम क्रोमोजोम, ओके। दूसरा जो है सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम, ओके। अब देखिए ये पहला है, यानी क्रोमोजोम 2 टाइप्स का होता है, ऑटोजोम क्रोमोजोम और सेक्स क्रोमोजोम। यानी कि अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, मनुष्य की, तो उसके अंदर कितना क्रोमोजोम होता है? तो 23 पेयर्स। कितना पेयर बच्चा? 23 पेयर्स क्रोमोजोम होता है। इस 23 पेयर्स क्रोमोजोम में से ये 2 क्रोमोजोम होता है, एक जो होता है ऑटोजोम होता है और एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो ऑटोजोम, दूसरा जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम। 23 यानी क्रोमोजोम की संख्या कितनी? 23 पेयर्स, 23 जोड़ी। ये कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, 2 टाइप्स। ठीक है, ये 2 टाइप्स हो गए। पहला जो है ऑटोजोम, दूसरा जो है सेक्स क्रोमोजोम। क्लियर है? ऑटोसोम क्रोमोजोम का काम क्या है? सेक्स क्रोमोजोम का नाम काम क्या है? ऑटोसोम क्रोमोजोम जो है ये आनुवांशिकी लक्षणों को छोड़, मतलब कि शरीर के जितने भी जनन लक्षण हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, ऐसा उनको छोड़ के बाकी जितने भी अंग बन रहे हैं, जितने भी ऑर्गन बन रहे हैं, उनको बनाने में ऑटोसोम क्रोमोजोम का योगदान होता है। ठीक है, बाकी सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम की वजह से होता है। बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया क्रोमोजोम, यानी कि क्रोमोजोम की संख्या सभी जीवों में क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है, एक गुणसूत्र को बनने में, एक क्रोमोजोम को बनने में, यानी कि दो क्रोमैटिन थ्रेड, दो क्रोमैटिन थ्रेड एक दूसरे के ऊपर कुंडलित हुए, डिप्लॉयड हुआ ना? क्या हुआ? डिप्लॉयड। एक क्रोमोजोम को बनने में कितने क्रोमैटिन थ्रेड? 2 क्रोमैटिन थ्रेड आपस में क्या है? ऐसे हुए, देखो है ना? ठीक है, तो ये हो गया क्रोमोजोम समझ में आ गया? अब देखो ये जो विभाजन, इस स्टेज को प्रोफेज की जो सबसे पहली स्टेज, प्रोफेज की पहली स्टेज को ही हम स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं। क्या ध्यान से? स्पाइरिम स्टेज नाम सुन लीजिए, यानी कि पूर्वावस्था की जो ये अवस्था होती है, पूर्वावस्था का दूसरा नाम जो सबसे, जैसे ये क्रोमोजोम बन गया, बात समझ आ रहा है? ये गुणसूत्र बन गया, कब बना? क्रोमैटिन था, छोटे छोटे कुंडलित नुमा स्ट्रक्चर को बनाती है, स्ट्रक्चर में विभाजित हो जाती है, जैसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या सभी जीवों में निश्चित होती है। ठीक है, ये क्या होता है? ये विभाजन, ये पूर्वावस्था की पहली अवस्था है जब गुणसूत्र बना। तो इस स्टेज को यानी कि हम क्या बोलते हैं? स्पाइरिम स्टेज। कौन सा स्टेज बेटा? स्पाइरिम स्टेज। बात समझ आ रही? क्या बोल रहे हैं? स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो गुणसूत्र भी बन गया, स्पाइरिम स्टेज समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र एक, यानी कि जब क्रोमोसोम दूसरे पर कुंडलित हो रहा है तो इस संरचना को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे कणिकाएं, वर्ण कणिकाएं पाई जाती हैं, छोटे छोटे वर्ण कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसके ऊपर ही क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है।
बात समझ आ गई। और यही जीन है जो एक एक लक्षणों का निर्धारण करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। यानी ये जीन ही बताता है कि कौन सा कैरेक्टर अगली वाली सेल में जाएगी, अगली वाली जनरेशन में जाएगी, कौन सा कैरेक्टर नहीं जाएगी, कौन सा जीन कौन सा कैरेक्टर जाएगी लेकिन वो इनएक्टिव स्टेज में एकदम आराम से सुसुप्तावस्था में रहेगी, और कौन सा जाके क्या है एक्टिव स्टेज रहेगी। बात समझ में आ रही है? ये बात कौन, इसीलिए जीन को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी किसे कहते हैं? जीन को। क्लियर है? तो ये हो गया आपका प्रोफेज। देखो गुणसूत्र जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो गुणसूत्र द्विकुंडली संरचना का निर्माण करते हैं, इसको गुणसूत्र। इतना समझ में आ गया। अब बात आती है कि देखो ये दो धागों से मिलके बना है, एक धागा है दो धागा, यही दोनों क्या है एक दूसरे पर आ गए। तो ये जो है बात आती है कि इसमें जो दोनों गुणसूत्र के ये जो दोनों थ्रेड है दोनों में समान लक्षण होता है। ये नहीं कि ई वाला दूसरा लक्षण रखता है तो दूसरा, दोनों क्या होते हैं समान लक्षण रखते हैं। ठीक है। अगला क्या होता है प्रोफेज के नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, केंद्रक कला भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो ये था आपका प्रोफेज स्टेज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेटाफेज की, इसको रफ करते हैं। ठीक है। अगला हमारा जो स्टेज है वो है मेटाफेज। आप फिगर वीडियो को पोस्ट करके बना लीजिएगा। ठीक है। मेटाफेज की बात करते हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है? ये तो इंटरफेस की बात नहीं करेंगे, ये आपको पता है इंटरफेस क्या है ये। और दूसरा स्टेप क्या है? मेटाफेज। ठीक है। ये हो गया आपका मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र हैं वो मध्य रेखा की ओर खींचने लगते हैं। पहले तो इसमें स्पिंडल फॉर्म होने लगता है, मध्य रेखा की ओर खींचने लगते हैं। देखो ऐसे हम फिगर बना रहे हैं, आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है ये गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर खींचने लगते हैं। जैसे कि आपका ये इसमें तरकु फॉर्म होने लगता है। किसका फॉर्म होता है? स्पिंडल फाइबर। ये ठीक है। ये ठीक है। ये आपका जैसे हम रख कर रहे हैं, एक मिनट। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो इसमें क्या है गुणसूत्र जो है, जो अभी देखो प्रोफेज में बिखरा हुआ था सब जगह, बस क्रोमैटिन थ्रेड गुणसूत्र को बना के पूरे केंद्रिका में केंद्रक द्रव्य में बिखरा हुआ था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वही गुणसूत्र क्या है मध्य रेखा की ओर आने लगती है। वो जो गुणसूत्र है कहाँ आएगी? मध्य रेखा की ओर आने लगती है। ठीक है। ये मध्य रेखा की ओर आएगी। और देखो यहाँ पे क्या है ध्रुवों का फॉर्मेशन होता है, पोल फॉर्मेशन होता है। देखो ये आपका स्पिंडल फाइबर भी बन गया। सबसे पहले आप लिखेंगे ये जो मेटाफेज है प्रोफेज से थोड़ा इस छोटी स्टेज होती है, अवस्था होती है। इसमें क्या है गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर खींचने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर ठीक है। ये क्या है स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगता है। गुणसूत्र के एक छोर यानी कि इसके स्पिंडल फाइबर के एक छोर को, जो दोनों छोर है उसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, यानी कि आप पोल बोलते हैं। पोल का फॉर्मेशन होने लगता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका मेटाफेज स्टेज। ठीक है। मेटाफेज के बाद अब हम देखेंगे, इतना क्लियर है? अब हमारा अगला स्टेज जो आएगा वो हो गया एनाफेज। ठीक है। एनाफेज स्टेज की हम बात करेंगे। एनाफेज एक मिनट, हम तीसरा हम लिख रहे हैं यहाँ पे एनाफेज। ओके। यह फेज जो होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आपका मेटाफेज है अगर स्टडी करना है, ठीक है, अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखना चाहते हैं, इस पॉइंट ऑफ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहते हैं तो मेटाफेज ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम आसानी से वहाँ पे क्या है देख पाएंगे सेल की स्टडी, क्रोमोसोम, क्रोमोमियर या फिर जीन्स के बारे में क्या है अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फेज जो होता है सबसे आसान होता है, सही है, तो आपका मेटाफेज है। ठीक है। अब हम एनाफेज की बात करेंगे। एनाफेज में देखो क्या होता है कि इसमें जो गुणसूत्र है जो बना है आपका क्रोमोसोम वो ध्रुवों की ओर खींचने लगता है। कहाँ खींचेगा? ध्रुवों की ओर खींचने लगता है, जैसे आपका ये। ठीक है। तो ये जो गुणसूत्र है ये आपका क्या है? ये क्या है आपका
ध्रुवों की ओर खींचेगा। ठीक है, ये गुणसूत्र आपका ध्रुवों की ओर, देख लो खींच रहा है ना, गुणसूत्र क्या है आपका ध्रुवों की ओर खींच रहा है, देखो खींच रहा है कि नहीं, ये गुणसूत्र आपका क्या है ध्रुवों की ओर खींचने लगता है। और क्या होता है इस स्टेज में क्या होता है, गुणसूत्र एल के शेप में, वी के शेप में, यू का शेप भी क्वेश्चन पूछता है, एल वी यू का शेप किस फेज में क्या है, किस फेज में बनता है, तो आपका ये फेज बनता है एना फेज में। ठीक है, इसमें गुणसूत्र जो अर्ध गुणसूत्र है क्रोमैटिड्स, इसको हम क्रोमैटिड बोलते हैं, मैंने पहले बताया ना क्रोमैटिड्स, ये क्या है ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं और ये क्या करते हैं वापस इसमें तैयारी होती है, इसमें ये टेक्टाइल का फॉर्म होता है, ये ध्रुव की ओर खींच रहे हैं, ये इससे, यानी कि दो संतति कोशिकाओं का जो फॉर्मेशन है, निर्माण होना यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, अगला बात अगर हम करते हैं तो वो आएगा आपका चौथा टीलोफेज। कौन सा फेज, टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज में क्या होता है, सीधी सी बात है कि एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने की तैयारी करती है, विभाजित। यहाँ पे क्या है देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है पूरी तरह से देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखो है ना, इस स्टेज में आपका केंद्रक कला भी दिखाई देने लगता है, केंद्रिका भी दिखाई देने लगती है और केंद्रक द्रव्य भी क्या है दिखाई देने लगता है। बात समझ में आ रही है, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका और केंद्रक कला ये सारी चीजें क्या है दिखाई देने लगती है। और अंततः लास्टली क्या है, एक मात्र कोशिका जो है दो पुत्री कोशिकाओं, एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण क्या है आपके केंद्र टीलोफेज स्टेज में हो जाता है, यानी केंद्रक कला भी आ जाता है, केंद्रिका भी आ जाती है, केंद्रक द्रव्य भी बन जाता है और अंततः लास्टली क्या है कि एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, किस स्टेज में, टीलोफेज में। ये था आपका पूरा कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब हमने जैसे बताया कि थोड़ा हमारे पास जगह कम है तो हमने क्या क्या फिगर को रफ कर दिया। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके फिगर को एक साथ बनाइएगा तो जिससे क्या है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपके क्रोमैटिड्स हैं, इसमें देखिए ध्रुव की ओर एकदम खींच गए हैं, यहाँ पे क्या है सारी चीज़ें मतलब केंद्रिका, केंद्र कला, केंद्र द्रव्य क्या है आना शुरू हुआ है। लास्टली एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित, यानी कि वन डाटर सेल डिवाइड इनटू टू डाटर सेल। ठीक है, तो ये आपका था पूरा कैरियोकाइनेसिस। अब हम देख लेंगे अगली वीडियो में, हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस क्या होता है। नहीं, थोड़ा हम यहाँ पे इसी के साथ, ठीक है, साइटोकाइनेसिस पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम व्हाट इज साइटोकाइनेसिस देखेंगे कैसे होता है। अब भाई अभी तो केंद्रक विभाजित हुआ है ना, कोशिका का केंद्रक को विभाजित आपने किया है, अभी साइटोप्लाज्म को विभाजित नहीं किया। जब साइटोप्लाज्म भी विभाजित हो जाएगा तब जाके कंप्लीटली एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा। अभी अब कभी कौन डिवाइड हुआ है, न्यूक्लियस। अभी इस न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म को भी हम डिवाइड करेंगे, इसी जिस सेल में, ये आपका न्यूक्लियस कोशिका में है ना, तो इस न्यूक्लियस तो हो गया है, अब हमें इसका क्या डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म। तो उस साइटोप्लाज्म को डिवाइड करोगे तब जाके ये कंप्लीट होता है। इसको हम अगले वीडियो में बताते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको क्या है एकदम कंप्लीटली समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।